महासंग्राम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। सत्ता का महासंग्राम अपने बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है, क्योंकि 6 चरण के चुनावों के संपन्न होने के साथ साथ ही 403 में से 349 सीटों पर किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद हो चुका है। लेकिन अब ये जो 7वां चरण है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वो 7वां चरण है जो निर्णायक भूमिका निभाएगा। 9 जिले 54 सीटें, 7 मार्च को चुनाव होना है और इसके बाद 10 मार्च को बड़े धमाके के साथ नतीजा आने वाला है। लेकिन 6 चरणों के चुनाव के बाद से ही तमाम तरीके के दावों में दम भरा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जीत आश्वस्त है, समाजवादी पार्टी कह रही है कि इतिहास बदलने वाला है, उनकी जीत आश्वस्त है। लेकिन सबसे ज्यादा कोई मौन है तो वो है बहुजन समाज पार्टी। लेकिन क्या बहुजन समाज पार्टी चुपचाप रहकर भी अपना खेल कर रही है? क्या बहुजन समाज पार्टी का अंडरकरंट इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में कुछ नया समीकरण लेकर आएगा? इन्हीं बनते बिगड़ते समीकरणों के बीच 10 मार्च के नतीजे क्या होंगे? इन सब सवालों का जवाब आज ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए इस वक्त आपको लिए चलते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसे संबोधित कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। चुनाव हमारे लिए सिर्फ सरकार बनाने का मौका नहीं होता है। हमारी आइडियोलॉजी, हमारे विचारधारा के प्रमुख मुद्दे, हमारी चुनी हुई सरकारों की कामगिरी, ये जनता तक पहुंचाना और जनता की समस्याओं को सुनकर जब नई सरकारें बनती हैं तब इसके आधार पर नीति निर्धारण कर कर ये समस्याओं के समाधान की दिशा में जाना। तो एक प्रकार से बूथ स्तर से लेकर प्रधानमंत्री जी, हमारे सर्वोच्च नेता तक, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक, सभी कार्यकर्ता एक ही लय के साथ, एक ही स्पीड के साथ, एक ही दिशा में अलग अलग माध्यम से जनसंपर्क करते हैं। एक प्रकार से आजाद भारत के इतिहास में ये चुनाव अपने आप में एक थोड़ा नया प्रकार का, थोड़ा विचित्र प्रकार का भी प्रचार अभियान रहा, क्योंकि चुनाव प्रचार के एक हिस्से पर कोरोना की तीसरी लहर की परछाई रही। सौभाग्य से देश उसमें से बहुत जल्द उभर कर बाहर आया और जैसे जैसे कोरोना की तीसरी लहर का असर कम होता गया, चुनाव आयोग ने भी रिलैक्सेशन देकर चुनाव प्रचार को पूर्ववत स्थिति में लाया। और लगभग मैं कह सकता हूं कि 5 राज्यों में बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक और हमारे सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी तक सभी लोगों ने एक वाक्यता के साथ प्रचार कर कर भारतीय जनता पार्टी के हर राज्य के चुनावी मुद्दों को और हमारे उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाए हैं। और मैं 5 राज्यों में मैं भी प्रचार अभियान में नड्डा जी के नेतृत्व में जुड़ा रहा, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रचार अभियान को 5 राज्यों में जनता ने एक बहुत अनुकूल प्रतिसाद दिया है। लगभग 7.5 साल से ज्यादा समय से देश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है और नरेंद्र मोदी जी वो सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आजादी के बाद पहली बार देश के 80 करोड़ लोगों को इस बात का एहसास दिलाया है कि कोई चुनी हुई सरकार उनके जीवन स्तर को उठाना चाहती है। गरीब कल्याण की कई सारी योजनाएं जो 75 साल में सरकारें गरीबों तक नहीं पहुंचा सकी, छोटी छोटी परंतु जीवन में महत्वपूर्ण बातें, जैसे गैस का सिलेंडर, शौचालय, बिजली की उपलब्धता, शुद्ध पीने का पानी, उनको 5 लाख तक का सभी खर्च माफ करने वाला प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का गोल्डन कार्ड, कोरोना के समय में प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त में मिलना, करोड़ों लोगों को घर उपलब्ध कराना, सिर्फ 22 रुपया में बीमा का कवरेज देना, ऐसी कई योजनाओं को
भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने नीचे तक पहुंचाने का काम किया है। और मोदी जी ने जिस संवेदना के साथ इन योजनाओं का ताना बाना बुना, इतनी ही तीव्रता के साथ और बारीक आयोजन करते हुए योजनाओं को नीचे तक पहुंचे, इसके लिए खुद व्यक्तिगत स्तर पर प्रधानमंत्री जी के स्तर पर इसकी चिंता करी है, इसका फॉलोअप करा है। इसके साथ साथ हम 4 राज्यों में सरकार में थे। चारों राज्यों के हमारे मुख्यमंत्रियों ने इस योजनाओं को गरीब तक पहुंचे, इसके लिए राज्य की मशीनरी को नीचे पहुंचाने का एक सफल प्रयास किया है और ये योजनाएं नीचे तक पहुंची है, स्पष्ट रूप से चुनाव अभियान में देखा जा सकता था। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भी जहां वो योजनाएं बहुत पुराने ऐसे अनुभव है कि योजनाएं भारतीय तो अभी आप सुन रहे थे गृह मंत्री अमित शाह, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्पष्ट रूप से बता रहे थे कि दरअसल 5 राज्यों के चुनावों के दौरान जब ग्राउंड पर वो लोग उतरे तो उन्होंने जनता जनार्दन के लिए जो काम किया है उसकी जानकारी वो पूरी तरह से देते हुए और ये कहते हुए कि वही विकास, वही लाभार्थी योजना ही इस बार भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीतने का आधार तय कर रही है, वही उनका हथियार बन रही है। अब ये हथियार कितनी जीत दिलाता है ये तो 10 मार्च को पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि इस बार का चुनाव दूसरे साल जो चुनाव हुए हैं उनकी तुलना में, बीते सालों के चुनाव की तुलना में बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। खैर 7वें चरण का चुनाव होना है और इसीलिए जो प्रचार था उसका शोर तो शाम 5 बजे थम गया, लेकिन उसमें ताकत बहुत नजर आई। आजमगढ़ खासतौर से इस बार प्रचार की ताकत को धार यहीं से दी जा रही थी, जहां पर खुद अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के लिए वोटों की अपील करते हुए नजर आए, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आजमगढ़ पहुंचकर ही बीजेपी के पक्ष में वोटों की अपील करते नजर आए। उधर काशी से हुंकार भरते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जरा तीनों को पहले सुन लेते हैं और फिर शुरू करते हैं आज की चर्चा। मैं यहां पर आजमगढ़ की धरती को प्रणाम करता हूं, क्योंकि यह ऋषि मुनियों की धरती है, यह क्रांतिकारियों की धरती है, यह इस देश के लिए बलिदान होने वाले भारत माता के उन सपूतों की धरती है। लेकिन भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने अपने शासनकाल के दौरान आजमगढ़ के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। ये पहचान का संकट इस रूप में खड़ा किया था कि 2017 के पहले आजमगढ़ का नौजवान अगर देश के अंदर और दुनिया के अंदर किसी होटल में रूम लेने के लिए जाता था, आजमगढ़ के नाम पर उसे बाहर कर दिया जाता था। यूपी में काबा, इस बार बाय बाय बाबा बा। यूपी में काबा, बाय बाय बाबा बा। यूपी में काबा, इस बार बाय बाय बाबा बा। यूपी में काबा, बाय बाय बाबा बा। बांदा से लेकर बहराइच तक डबल इंजन की सरकार की ही हुंकार एक एक नागरिक कर रहा है। पूरा यूपी बिना बटे एकजुट होकर कह रहा है, आएगी तो भाजपा ही, आएंगे तो योगी ही।
तो प्रचार की धार में यही हुंकार और इस हुंकार से जीत का आधार किसका तैयार हो रहा है, ये सवाल है। तो चलिए इसी सवाल के साथ आज के मेहमानों से, आज के अतिथियों से आपका परिचय करा देती हूँ। स्क्रीन पर जरा ले आए हमारे साथ आज समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं सत्येंद्र यादव जी, बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं सुरेश चंद्रा जी, बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं राघवेंद्र सिंह जी। राघवेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और आप ही से शुरुआत कर लेते हैं। आपने सुना जिस तरीके से अखिलेश यादव कह रहे हैं यूपी में काबा, इस बार बाय बाय बाबा बा, सीधे सीधे चुनौती, 6 चरण खत्म, 7वां चरण बहुत निर्णायक। कह क्या सकते हैं लावली जी, याद करिए जब अखिलेश यादव ने कहा था आजमगढ़ में हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो बाय बाय बाबा ने बाय बाय अखिलेश बा कहा था। तब इन्होंने बहुत बेशर्मी से चुनाव लड़ा था आकर के अपने करहल में, तो बाय बाय बाबा ने बाय बाय अखिलेश बा हो गया है। हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश से 80-20 की लड़ाई लड़ते हुए आ रहे हैं। आज अब अंतिम दिन उसका चुनाव का प्रचार खत्म हो गया है। मैं दावे से कहना चाहूंगा हमारी 90-10 की लड़ाई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी समाजवादी पार्टी नहीं है। जब अखिलेश यादव की यह दुर्गति है तो शेष समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस तरीके राजनीतिक दलों का क्या हुआ होगा? कल्पना करिए लवनी जी, ये ऐसा ही नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार में जिस तरह मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद सरीखे अपराधियों ने खुली AK-47 लेकर के जनता को दहलाने का काम करते थे, सोशल मीडिया में उसकी लगातार फोटो उपलब्ध है। वो कोई मैं ऐसी झूठ बात नहीं बता रहा हूँ। वो लोग दंगा कराते थे, हर तीसरे दिन वहां पर दंगे पूर्व उत्तर प्रदेश में होते थे। आपकी बात से, इस बात से तो सहमत हूं कि ठीक है अराजकता थी, कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े होते थे, लेकिन इस बार जब ग्राउंड पर उतरा गया तो ये देखा गया कि बेरोजगारी और महंगाई, इसको समाजवादी पार्टी ने अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया और उस हथियार के दम पर ही वो आज इस तरीके से दम भर रहे। तो आपको नहीं लगता कि चैलेंज खड़ा करने की कोशिश की गई है? देखिए लवनी जी, ये लोग वास्तविकता अच्छी तरीके से जानते हैं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार 2017 में गई थी तो यहाँ पर बेरोजगारी तो 18% थी। वो भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही नहीं कह रही है। CMI के आंकड़े हैं, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, और आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 4.5% है। हम लोगों ने कोरोना काल, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, जब 2 साल हमारे कार्यकाल के खराब हुए हैं, तब हम लोगों ने बेरोजगारी दर इतना कम करने का प्रयास किया। समाजवादी पार्टी की सरकार जब उत्तर प्रदेश में लवनी जी थी तो मात्र 1,99,000 सरकारी नौकरियां दी थी। भारतीय जनता पार्टी ने 5 लाख सरकारी नौकरियां देने का काम किया। हम लोगों ने ODOP के माध्यम से 5,000 करोड़ ऋण देने का काम किया, जिसमें 25 लाख लोगों को ठीक है रोजगार मिला था। सत्येंद्र जी, ठीक है राघवेंद्र जी, आपकी इसी बात को जरा ट्रांसफर करती हूँ अब सत्येंद्र जी की तरफ। देखिए सत्येंद्र जी, जब चुनाव आता है ना तो आंकड़ों का खेल बड़ी तेजी से ही राजनीतिक पार्टियां सामने रखती हैं और ऐसे आंकड़ों के खेल पर ही आप लोग जनाधार तैयार करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम बेसिक्स की बात करते हैं। आप महंगाई और बेरोजगारी की अगर बात कर रहे हैं तो उसी महंगाई बेरोजगारी पर भारतीय जनता पार्टी की लाभार्थी योजना भी हावी हुई है। और खासतौर से अगर महिलाओं की बात की जाए, देखिए महिलाओं का वोट बहुत ज्यादा निर्णायक भूमिका निभाता है और इस बार यह देखा जा रहा है कि महिलाएं अब भी भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं से तरजीह देती हुई नजर आती हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि आप कह तो रहे हैं कि बाय बाय बाबा बा, लेकिन उधर लाभार्थी योजना भी बा, ये भी तो देखेंगे ना? सुबह से शाम तक बीजेपी के पास बड़ा तंत्र है। सत्ता सरकार से लेकर मीडिया के गलियारों से होते हुए और तमाम प्रवक्ता, तमाम मंत्री, तमाम सांसद, तमाम विधायक, पूरे देश में इनका संगठन है और एक नहीं 2 संगठन है। बीजेपी का तो है ही, साथ में RSS का बैकअप अलग से है। अगर ये लोग कुछ गलती कर देते तो डंडा लेके आ जाते। तो देखिए, एक तरफ विश्व का सबसे बड़ा संगठन जो अपने आप को बता रहा है, उसके प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पूरा जो उनका स्ट्रक्चर है यूपी के कोने कोने में इस तरह से पड़ा हुआ है, हाथ पैर फूले हुए, मंच पे कुछ बोलते हैं कुछ निकलता है। तो ये कितना भी गला फाड़ ले, अब एक होता है कि जो थोड़ा सा फट जाए उसको रफू करने की जगह होती है, एक होता है कि पूरा ही फटा हुआ है उसको रफू करने की जगह ही नहीं है। तो बीजेपी का यही हाल है, पूरा फटा हुआ है, कितना रफू करेंगे।
कितना चिल्लाएंगे? तो सत्येंद्र जी पूछा तो आपसे भी जाएगा कि आपने रफू कैसे किया? आपने रफू उन चेहरों के साथ किया जो सलाखों के पीछे हैं। आपने रफू उनके हिसाब से क्या हुआ जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं? ये तो आपसे भी पूछा जाएगा ना सर। अरे हमारे साथ साथ उत्तर प्रदेश के बड़ी तादाद में लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से उनका उत्पीड़न किया, फर्जी मुकदमे लिखे गए, लोगों को बिना पूछे सवेरे 5 बजे एनकाउंटर कर दिया। अच्छा, आपके कंपटीशन में बहुजन समाज पार्टी है या नहीं है? देखिए बड़े मौन होके सुरेश जी आपको सुन रहे हैं और देखिए यही मौन कमाल करने वाला है। ये मौन कमाल करने वाला है। सुरेश जी आपके पास आती हूँ। सत्येंद्र जी जरा सुरेश जी का भी एक कमेंट जल्दी से ले लेती हूँ क्योंकि समय की कुछ सीमाएं और मैं चाहती हूँ कि हर किसी को एक रिएक्शन हो जाए। सुरेश जी, बसपा भाजपा का आपसी समझौता है भाई। बसपा भाजपा का आपसी समझौता है। लीजिए सुरेश जी, एक आरोप पहले ही लग गया, जबकि मायावती जी ये कह रही है कि इस बार देखिए बिल्कुल अचानक से चमत्कार होगा। 2007 में किसी ने सोचा भी नहीं था, जो हो गया वही कुछ 2022 में होने वाला है। ये मौन क्या कुछ कमाल करेगा? सुरेश जी। जी मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, प्लीज कंटिन्यू करें सुरेश चंद्रा जी। देखिएगा जहाँ तक बीजेपी वालों का बात है, इससे बड़ी झूठी सरकार हमने नहीं देखी। हर जितना बड़ा नेता उतना बड़ा झूठा। और इनके विषय में तो ये कहना है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तो तुम्हारा है। हमने समाज में, जहाँ तक समाजवादी पार्टी वाले साथी बोल रहे हैं, ये सब कुछ बिल्कुल झूठ है, सरासर है। नहीं तो ये सारे लोग कहीं उस जगह को बतावें, स्थान को बतावें। हमने समाज में जाकर के शशांक शेखर साहब को प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया। हमने चौधरी देवीलाल साहब का भी मुद्दा सामने रखा है समाज में। हमने चौधरी चरण सिंह जी की भी, जो अपमानित किया गया कि देश में प्रधानमंत्री बनाया गया, लेकिन एक भी लोकसभा का सेशन नहीं देखने दिया। हमने इस्लाम मत के लोगों को भी समझाया है, हज हाउस बनाया, उनको सबसे ज्यादा टिकट दे करके सम्मानित किया है। तो इस तरह से करके, और हमने गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी बनाई। ठीक है, बुद्धा इंटरनेशनल। आप भी कह रहे हैं कि आपने सर्वजन का काम कर लिया, नाम बहुजन समाज, लेकिन सर्वजन हिताय का आपने काम किया। लेकिन आपकी नजर में सुरेश जी आपका पहला कॉम्पिटिटर कौन है? भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी? क्योंकि समाजवादी पार्टी ने तो आपको गठबंधन में डाल दिया कि पोस्ट अलायंस होगा। आपकी नजर में आपका पहला कॉम्पिटिटर कौन है? लावनी जी, मैं पहला ही नहीं, मानवर कांशीराम साहब के अल्फाज याद आ रहे हैं जी कि जैसे जैसे आप सत्ता की तरफ बढ़ेंगे तो पूरा विरोधी खेमा इकट्ठ में आकर के हमारा विरोध करेगा। राघवेंद्र जी, तो हमारी तो सबसे ही लड़ाई है। राघवेंद्र जी, हमारी तो सबसे। लावनी जी, हम इस समय बहुत ईमानदारी से सरकार बनाने जा रहे हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार है। हम लोग 300+ में चुनाव लड़ रहे हैं। वो कैसे ही हम नहीं कह रहे हैं। हमारी केंद्रीय योजनाएं, हमारी उत्तर प्रदेश की योजनाएं समाज के गरीब तबके के घर घर पे रोजगार दिए, किसी को आवास मिला है, किसी को बिजली मुफ्त मिली है, किसी को मुफ्त 5 लाख तक का बीमा मिला है, किसी को शौचालय मिला है, किसी का ऋण माफ हुआ है, किसी को किसान सम्मान निधि मिला है। ऐसा कोई गरीब परिवार नहीं है जिसको हमारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला। देखिए एक चीज तो तय, ठीक है, एक चीज तो तय, इसीलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास 2 हथियार हैं। एक तरफ लाभार्थी योजना है, दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर है। समाजवादी पार्टी की तरफ 2 हथियार आप लेकर चल रहे हैं, एक तरफ महंगाई है, एक तरफ बेरोजगारी है। बहुजन समाज पार्टी को एकदम दरकिनार करने की कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से भी की गई है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी की गई है। लेकिन सत्येंद्र जी, लास्ट कमेंट आपके लिए। यहाँ पर नंबर 2 की लड़ाई है। नंबर 1 के साथ तो सबको ये स्टैंड कर रहे हैं, लेकिन नंबर 2 पर ये कहा जा रहा है कि जब 7वां चरण आएगा तो आप कहीं नहीं है, बहुजन समाज पार्टी है, क्योंकि उन्होंने उन चेहरों को तरजीह दी है जो आपसे दुखी होकर बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए। आपके बोलने से तो हो ही जाएगा, और ना ही हमारे बोलने से नहीं होगा। जो सामने है वो दिख रहा है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। लिस्ट जरा उठाकर देख लीजिए, लिस्ट उठाकर देख लीजिए, होमवर्क पूरा करके आया करिए। यही आपने वोट की गिनती हनुमान चालीसा पढ़ते थे, बीएसपी ने
और उत्तर प्रदेश में पहले भी समाजवादी जरा सत्येंद्र जी और सुरेश जी को आमने सामने लेकर आइए। दूसरी बात ये है कि फिर से अनुशासन प्रशासन में मान्य बहन जी का लोहा मांगते हैं। अनुशासन प्रशासन में मान्य बहन जी का लोहा मांगते हैं। आपके शासनकाल में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जनता दुखी है, परेशान है। चैनल पर लाइव चलेगा और आप ही चलाएंगे। उत्तर प्रदेश को युवा मुख्यमंत्री पढ़ा हम लोग हैं ना और काम करने वाला। अरे हम लोग हैं। चलिए 10 तारीख के तय हो जाएगा, लेकिन यकीनन इतना जरूर है कि जिस तरीके से ये दिलचस्प मोड़ आया है, उस मोड़ में अगर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी का अंडर करंट जरूर है, क्योंकि ग्राउंड पर उतरकर हमारे तमाम रिपोर्टर्स लोगों से जब बात कर रहे हैं तो समाजवादी पार्टी की अपेक्षा बहुजन समाज पार्टी, जो कि 7वें चरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने के साथ साथ सीटों में भी जो सेंधमारी करने वाली है, वो क्या समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा नुकसान पहुंचाएगी। इन सब पर नजर बनी रहेगी। समय की कुछ सीमाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आप सभी जुड़े, अपनी अपनी राय आप सभी ने हमें दी। और इसी के साथ चलिए सत्ता के महासंग्राम में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।